बॉय मान लो, निगेटिव है इसको गर्ल मान लो। अब बुढ़ारी तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव को हमने क्या माना था, बॉय, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दोनों एक के जात है, ठीक है। तो बॉय बॉय जब एक दूसरे के पास बैठता है तो फाइटाफाइटी करता है, मार के मुंह फोड़ दे तुम्हारा। एक लड़का दूसरे को कहता है घसक घसक यहाँ से, हमको बैठने दो, तो हमको बैठने दो। माइनस माइनस, दो गो लड़की एक दूसरे के पास आ गई, गर्ल एंड गर्ल, झोटा झोटी। प्लस एंड प्लस, फाइटाफाइटी, ठीक है। दो गो लड़का है, माइनस को गर्ल माने हैं, तो माइनस माइनस, झोटा झोटी, एक दूसरे के पास बैठने के लिए झोटा झोटी कर देती है। उसका वो छोटिया का चोटी ऊ नोचेगी, वो छोटिया का चोटी ऊ नोचेगी। तो इसके चलते हो गया इसमें माइनस माइनस, तो होता है रिपल्सन। इसमें भी फाटाफाटी चल रहा है, इसमें झोटा झोटी चल रहा है। अब ये हो गया बॉय, देखो प्लस को क्या माना है बॉय, माइनस को माना है गर्ल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना फाटाफाटी ना झोटा झोटी, इसमें चलता है प्रेम मोहब्बत, अट्रैक्शन चलता है। क्या चलता है, अट्रैक्शन। अलगे अलगे जात रहेगा तो अट्रैक्शन होएगा, टानेगा। एक के जात रहेगा तो ढकेलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कभी कभी प्लस एंड प्लस के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये टॉपिक जो है फिजिकल वर्ल्ड 11th क्लास का है। कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी कमजोर से कमजोर छात्र हैं खूब बढ़िया से समझाकर उसके माथा में ये टॉपिक को घुसा दिया जाए। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को खूब बढ़िया समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज के बारे में समझने का कि चार्ज क्या है। चार्ज के बारे में आप पढ़े भी होंगे, चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन चार्जेज के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता रहा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी चार्ज के बारे में बताने वाले हैं चार्ज क्या होता है। देखो किसी भी बॉडी का चार्ज अगर पता करना हो कि ये बॉडी निगेटिव है, चार्ज के दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अभी हम लोग बेसिक में पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल में चार्ज के बारे में हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। अभी ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक से थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग जानकारी ले लें ताकि इस टॉपिक के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या है अभी बता रहे हैं कि किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और चार्ज के दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। किसी बॉडी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकलता है तो बॉडी पॉजिटिव बनती है, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी निगेटिव बनती है। समझने का फिर से खूब बढ़िया समझने का, कोई बॉडी है इलेक्ट्रॉन खा रिया है तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रिया है तो पॉजिटिव। पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा होगा कि वैसे आयंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयंस, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उसको निगेटिव आयंस कहा जाता है। तो अभी समझिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी बॉडी का चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज चार्ज, तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के रहने से किसी बॉडी का चार्ज जो होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी पॉजिटिव होगी कि बॉडी निगेटिव होगी। तो इसीलिए कह सकते हैं आप कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड चार्ज। और चार्ज के कितने टाइप्स होंगे मेरे भाई, चार्ज के हो गए दो टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव, अनदर होता है निगेटिव, ठीक है। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव होता क्या है इसमें, ठीक है। होता है इसमें दो तीन फेनोमेनन हो जाते हैं। जब सेम चार्जेज एक दूसरे के पास आता है, जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आएगा तो उसमें रिपल्सन होएगा। क्या होएगा, रिपल्सन, एक दूसरे को ढकेलेगा मेरे भाई। जब दो चार्ज एक दूसरे के पास आएगा तो ढकेलता है, ठीक है। उसी तरह से निगेटिव एंड निगेटिव ये भी होगा रिपल्सन, और जब आएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव तब हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स या कह सकते हैं अट्रैक्शन। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, चाहे लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसमें होता, अब इसका कंडीशन समझ लो,
प्लस को तुम लोग समझ लो बॉय, इसके बारे में खूब बढ़िया से पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। 11th में बेसिक दिया है तो हम पढ़ा रिया है, ठीक है। पॉजिटिव है, ठीक है, इसको बॉय मान लो, निगेटिव है इसको गर्ल मान लो। अब बुढ़ारी तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव को हमने क्या माना था बॉय, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दोनों एक के जात है, ठीक है। तो बॉय बॉय जब एक दूसरे के पास बैठता है तो फाइटाफाइटी करता है, मार के मुंह फोड़ दे तुम्हारा। एक लड़का दूसरे को कहता है घसक घसक यहाँ से, हमको बैठने दो तो हमको बैठने दो। माइनस माइनस, दो गो लड़की एक दूसरे के पास आ गई, गर्ल एंड गर्ल, झोटा झोटी। प्लस एंड प्लस फाइटाफाइटी, ठीक है। दो गो लड़का है, माइनस को गर्ल माने हैं तो माइनस माइनस झोटा झोटी, एक दूसरे के पास बैठने के लिए झोटा झोटी कर देती है। उसका वो छोटिया का चोटी ऊ नोचेगी, वो छोटिया का चोटी ऊ नोचेगी, तो इसके चलते हो गया इसमें माइनस माइनस, तो होता है रिपल्सन। इसमें भी फाइटाफाइटी चल रहा है, इसमें झोटा झोटी चल रहा है। अब ये हो गया बॉय, देखो प्लस को क्या माना है बॉय, माइनस को माना है गर्ल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना फाइटाफाइटी ना झोटा झोटी, इसमें चलता है प्रेम मोहब्बत, अट्रैक्शन चलता है। क्या चलता है, अट्रैक्शन। अलगे अलगे जात रहेगा तो अट्रैक्शन होएगा, टानेगा। एक के जात रहेगा तो ढकेलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कभी कभी प्लस एंड प्लस के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। अब इसके बारे में हम बताएंगे कब, 12th क्लास में। अभी इसमें बेसिक पढ़ने का रे बाबा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने का, इसमें बेसिक है। तो हम क्या बता रहा है कि चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन भी संभव है, रिपल्सन भी संभव है। सेम होगा रिपेल करेगा, ठीक है। अगर अनलाइक होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बॉडी में ऐसा नहीं होता है। बॉडी कहने का मतलब है कोई बॉडी ए है, अनदर बॉडी बी है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो हर स्थिति में, हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इसमें अट्रैक्शन होता है। लेकिन अभी क्या बता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। तो जब दो चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कोई डिफिनीशन पूछे तो आप कह सकते हैं द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट charges is called electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगता रहा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब ये तो लिख लेना, ये लिख लेना, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। अब देखो इस बारे में समझिए, इसमें छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना है कूलाम्स लॉ के बारे में। अभी बताए हैं 12th क्लास से रिलेटेड है कूलाम्स लॉ, उसमें पढ़ना है बड़ी डिटेल से। अभी थोड़ा बहुत बेसिक चीज में इसको ले लेते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, ठीक है। कूलाम्स लॉ, इसको कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, या कूलाम का लॉ भी बोला जाता है। तो कूलाम्स लॉ बोल रहा हूं तो ये कोई नहीं समझेगा कि वर्मा जी प्रोनाउंसिएट गड़बड़ कर दिया है, कूलाम्स लॉ बोलो, ठीक है। तो चलो हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ, तुम बोलो कूलम्ब्स लॉ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कूलाम्स लॉ कहता है जैसे न्यूटन्स का लॉ था, न्यूटन्स का लॉ क्या था, पढ़ाया था वर्मा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और 9th क्लास में भी पढ़े थे। क्या था कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी, शॉर्टकट बता देते हैं ए एंड बी, ठीक है। ए का मास m1, बी का मास m2, बीच का डिस्टेंस r, अप्लाइड फोर्स F। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब दोनों को मिक्स किया था हमने तो हो गया था कुछ इस प्रकार से आया था m1 एंड m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो यहाँ जी आया था। ये जल्दी इसलिए बताने का कारण है कि इसके पहले वाला टॉपिक में खूब धीरे धीरे इसको हम बताए थे। अभी इसको समझिए, कूलाम्स लॉ क्या है। न्यूटन्स लॉ जो कहता है कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, कूलाम्स लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में फोर्स लग रहा है। यहाँ बॉडी हो गया, यहाँ पॉइंट चार्जेज हो जाएगा। ध्यान से देखने का, कंडीशन सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है, ठीक है। यहाँ बॉडीज है, यहाँ पॉइंट चार्जेज है, वहाँ ए है, यहाँ पर भी ए, वहाँ बी है, यहाँ पर भी
बीच का डिस्टेंस r, और अप्लाइड फोर्स F है तो F। दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का चार्ज तुम यहाँ ले रिया है। अगर यहाँ Q1 है, Q2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो रिपल्सन होएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता, यहाँ पे निगेटिव होता, तो इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता। कैसे यहाँ पे है, दोनों मास का प्रोडक्ट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे थोड़ा सा का ऊपर बढ़ा रही है इसको, ठीक है, यहाँ पे ये जो है उसी तरह से है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू घटाएगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उसी रेशियो में फोर्स बढ़ेगा जिस रेशियो में तुम चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे। उसके बाद है कि जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाएगा देवता वैसे वैसे फोर्स घटेगा। दूगो चार्ज को लेके आया, डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स कम, डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स कम, डिस्टेंस बढ़ा दिया फोर्स एकदम कम। समझ रहा ना, इसका मतलब हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बटा के नीचे है आर की वैल्यू बढ़ाओगे एफ की वैल्यू घटेगी। चार्ज है, चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे फोर्स बढ़ाओगी भी हो सकता है, कोनो कोनो बैठ के देख रही होगी तो बढ़ाओगी हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू बढ़ाएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिलाएंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाएंगा, ढिंका चिका इसको ऊपर लेके जाएंगे। चलो इसको मिलाया जाए, तो जब मिलाएगा तो ये मिक्स करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा Q1 एंड Q2, और बाई में आ जाएगा आर का स्क्वायर। बाई में आ गया क्या देता, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट लगेगा। तो क्या लगेगा, के स्मॉल के आता है। इस के को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसको ऊपर रखे नीचे, ठीक है, इसको हटाए हैं, एफ का एफ सेम टू सेम उतर गया, इसको हटाए, इक्वल का साइन लगा, बगल में कोई कांस्टेंट आता है, वेयर के को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। के की कुछ वैल्यू होती है। अब के की वैल्यू जो होती है उसको 12th क्लास में निकालना है कि उतनी वैल्यू कैसे आ गई। अभी खाली समझ लीजिए, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, जिसको कूलम्ब कहते हैं आप। ठीक है, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू जो हो गई 9 × 10⁹ 12th क्लास में इतना हम निकाल के दिखाएंगे कि इतना के की वैल्यू कैसे प्राप्त हो गई, कैसे आ गई। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कूलम का लॉ कहता है कि चार्ज अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है, घटता है। अगर लिखना हो उसका डेफिनेशन तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। चाहे चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं फटाफट। कितना समय, ये तो समझ गया ना मेरे भाई। चलो इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देंगे तो एक तरफ रहेगा, ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और छोटा कर देते हैं। चलो यहाँ पे है, देखना होगा तो देखते रहना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, चाहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू देखो एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं, जिसको लिखना हो लिख लेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अप्लाइड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड के रूप में रहता है। अब जब कभी इस पर न्यूमेरिकल बनाना होगा 12th में तो वहां पे और इसके विस्तार से बताएंगे। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं खूब बढ़िया से। इसकी प्रॉपर्टी क्या है समझिए। पहला जो प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो कि ये दो चार्जेज के बीच में लगता है। अभी हमने क्या बताया कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, मतलब ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। माने इसमें अट्रैक्शन का भी काम होता है, रिपल्सन का भी काम होता है। दूसरा क्या है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है,
बहुत दूर तक ये लगने वाला फोर्स है, बहुत दूर तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स लगता है, इसलिए इसको कहा गया लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड में ये एक सेंट्रल फोर्स है, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है तो अपने सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, समझ लो। रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल में सिर्फ लिखवाया था अट्रैक्टिव, इसमें अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, समझ रहे ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये हो गया एक सेंट्रल फोर्स है। 4 नंबर में आएगा, ये फोर्स जो होता है 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर, इस तरह लिख देते हैं, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होता है 10⁻36 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा। अब आप समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है उसकी अपेक्षा 10⁻30, अब 10⁻3 कर दें तो ये 1000 गुना हो गया। समझ सकता है तुम, एक एक जीरो बढ़ाता है तो कितना ज्यादा मतलब वैल्यू हो जाता है। 10 है, 1 किया तो मात्र 10 है, 2 कर दिया 100 हो गया, 3 कर दिया 1000 हो गया, इसमें 36 है मेरे भाई। ठीक है, बिलियन बिलियन हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा ये ताकतवर होता है। इसमें एक चीज आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए 5वां नंबर में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं, अब समझाते हैं। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, यहाँ वैल्यू क्या लिखा है, देखो यहाँ वैल्यू जो लिखा हुआ है यहाँ है F = K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि बटा में जब R स्क्वायर हो जाता है तो कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा है। इनवर्स का मतलब बटा में है, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर तो दिख ही रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई जिसके बटा में स्क्वायर, इसमें था F = G m/m2 बटा R स्क्वायर, न्यूटन लॉ में था, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा था। इनवर्स का मतलब होता है बटा में आ गया, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा है। तो ये तो 5 नंबर में आ जाएगा मेरे भाई कि इनवर्स स्क्वायर रूल का क्या करता है, फॉलो करता है। तो लिख सकते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो कर रहा है। 6 नंबर में आते हैं। अब इतना सारा चीज तो आप समझ गए, इसमें कुछ चीजें जो है बहुत मेन चीजें हैं, उसके बारे में ध्यान दीजिए। इसके पहले हम बताए हुए थे ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में कुछ इनविजिबल पार्टिकल का ट्रांसफर से लगता है। पता नहीं तुम लोग देखा कि नहीं देखा, जाके देखो। हम बताए थे कि दो बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो होता क्या है कि इसके बॉडी के बीच में, ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों के फोर्स के बीच में कुछ जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं उनके ट्रांसफर के चलते ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। माने ये और इधर से चाय देना खींच रहा है तो बीच में कुछ आने जाने का, तो क्या आने जाने का, तो जो पार्टिकल्स आते जाते हैं उसको कहते हैं ग्रेविटन। ग्रेविटन ये बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स में। लेकिन ये फोर्स भी जो लगता है सॉरी ये फोर्स भी लगता है पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो कहा जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स। अब पॉइंट चार्जेस के भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ग्रेविटन, और पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ए और बी के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन के ट्रांसफर के चलते लगता है। फोटोन क्या है मेरे भाई, तो फोटोन एक पार्टिकल्स होते हैं। किसके पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में मैक्स प्लांक ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। फोटोन क्या है समझ लीजिए, फोटोन क्या है, तो फोटोन जो होता है एनर्जी का पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। एनर्जी जब एक जगह से दूसरे जगह चलती है, प्रोपेगेट करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर एनर्जी यहां से यहां प्रोपेगेट करती है मेरे भाई, आती जाती है, तो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, बंडल के रूप में समझो कि यहाँ पे अगर ए से बी तक एनर्जी जा रही है तो यहां से पैकेट चला, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, तो आपको देखने पर लगता है कि एनर्जी जो होता है, लाइट जो होती है वो कंटिन्यूअस एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है। लेकिन साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जब अध्ययन किया तो अध्ययन से पता चला जो एनर्जी है ए से बी तक जा रही है, ठीक है, तो प्रोपगेट करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। मैंने कहने का मतलब पैकेट के फॉर्म में और बंडल के फॉर्म में जाती है, कंटिन्यूअस नहीं जाती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जाती है। फिर से समझो, एनर्जी ए से बी तक जाती है,
कैसे जाती है, देखने पर लगता है कंटिन्यूअस जा रही है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं जाती है, डिसकंटिन्यूअस जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। तो जो ये पैकेट्स है मेरे देवता, इस पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। इसकी जो वैल्यू होती है एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम इसमें बेसिक चीज़ में इतना बहुत थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फोटॉन्स क्या है? पार्टिकल्स है। इनका जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। लाइट की स्पीड आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। फिर से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन के ट्रांसफर के चलते लगता है। फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट्स है, ठीक है, जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है, ठीक है, और ये बंडल के रूप में, पैकेट्स के रूप में मिलता है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। इसका जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखना हो तो प्रॉपर्टी यहाँ से अभी आप लिख सकते हैं, जो हमने लिख दिया है, जो अभी हमने समझाया है उसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, बता चुके हैं। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल, अभी हम बताए हैं कि बटा में आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बटा में आर स्क्वायर होता है, तो ये इन्वर्स स्क्वायर रूल का फॉलो करता है। कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है सुरक्षित होता है, ये फोर्स कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है, ये भी बताया है कि सेंटर के बीच में फोर्स लगता है, और बताया दिस फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा ये 10⁻36 टाइम्स जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज बॉडीज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। अभी हमने बताया कि फोटोन के एक्सचेंज के चलते, ट्रांसफर के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेकर इसको खूब बढ़िया से फेयर कर लीजिएगा। बाकी सारा चीज तो हम लिखवा चुके हैं। मिलते हैं इसके बाद एक अच्छे से टॉपिक में। अभी इसमें और भी 1-2 टॉपिक्स बाकी हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जिसको हम लोग खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, ताकि घर बैठे ही जो बच्चे फिजिकल वर्ल्ड से नफरत करते थे उनको भी इससे मोहब्बत हो जाए। तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।